आज के डिजिटल युग में बच्चे किताबों और सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ घिरी हुई है सोशल मीडिया से, स्क्रीन टाइम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यानी एआई से। और इन सब के बीच में चुनौती बन जाती है बच्चों की सिक्योरिटी, उनके अधिकार, कि कैसे ये सारी चीजों को बैलेंस रखा जाए। इसी को लेकर किताब है इनोसेंस एट रिस्क, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ एल्गोरिथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस किताब की लेखिका मौजूद हैं, मिस ऐश्वर्या श्रीवास्तव। सबसे पहले ऐश्वर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाणी में। तो आपने ये किताब लिखी है अपने पापा के साथ। ठीक, मैं बता दूं, ऐश्वर्या डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी की सुपुत्री हैं, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। 3 दशक से ज्यादा मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में उन्होंने अपना योगदान दिया है। और अपने पापा के साथ ऐश्वर्या ने ये पूरी किताब लिखी है। और सबसे पहले आपको ऐश्वर्या के बारे में भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। वो साइबर लॉ, डेटा प्रोटेक्शन और टेक्नोलॉजी कानून की एक्सपर्ट वकील हैं, अभी प्रैक्टिस कर रही हैं वो। और टेक्नोलॉजी को लेकर वो काफी ज्यादा जानती भी हैं और कानून को लेकर भी जानती हैं। तो इसी से रिलेटेड ये किताब भी है। और अब ऐश्वर्या से बातचीत शुरू करते हैं कि ये किताब लिखने का सबसे पहले तो विचार कैसे आया आपके मन में? हम लोग काफी डिस्कशंस किया करते थे आपस में कि टेक्नोलॉजी का फुटप्रिंट कितना बढ़ गया है और इसके कितने रिस्क्स हैं। और हमारे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली में भी कुछ छोटी मोटी, कुछ छोटा मोटा साइबर क्राइम, किसी का कुछ हैक हो गया या कुछ छोटा मोटा फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया और ये सब। सो सबसे हमें रियलाइज हुआ कि मतलब इवन पीपल जिनका इतना एक्सपोजर है टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स और उनका मतलब इतने एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस भी इतना है, उनके साथ भी अगर ये हो रहा है तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये सोच के फिर हमने सोचा कि एक हमें इसके बारे में और रिसर्च करनी चाहिए और एक बुक लिखनी चाहिए जिससे लोग अपने आप को बेटर अवेयर कर सकें और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। फादर डॉटर का जो रिलेशन होता है वो बहुत यूनिक होता है। आपके पापा इस बुक में आपके बेस्ट सपोर्टर रहे हैं, पीछे से खड़े, उन्होंने बुक लिखवाने में भी आपकी मदद की है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बुक को लिखने के दौरान, क्योंकि पहली किताब है? जी हाँ, यानी बहुत ही इंसाइटफुल एक्सपीरियंस रहा है। एंड पापा का इतने सालों का पुलिसिंग का एक्सपीरियंस है तो उन्हें एक्चुअली ये चीजें बहुत बेटर समझ में आती हैं और एक क्रिमिनल की पर्सपेक्टिव से भी समझ में आती हैं, विच इज समथिंग जो लाइक लेमैन शायद ना उनको समझ में आए। तो वो एक्सपीरियंसेस बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं, तो उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव मिलता है एंड उससे बेटर समझ में आती हैं चीजें। तो दैट इट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। बुक पे जाने से पहले बुक के टाइटल के बारे में जानेंगे, इनोसेंट एट रिस्क। क्योंकि ये जब बुक लिखते हैं ना तो उससे ज्यादा मैंने सुना है कि लोगों को टाइटल सोचने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, कि वो एक टाइटल है, वो आपके जो व्यूअर्स हैं या जो आपके रीडर्स हैं उनको पढ़ने पे मजबूर करे, है ना? तो ये कैसे टाइटल कैसे डिसाइड किया था आपने? तो ये एक्चुअली बच्चों के लिए है और बच्चों के बारे में है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एट रिस्क हैं इन दिस टेक्नोलॉजी एज। क्योंकि मतलब बच्चे तो आजकल 2-3 साल की उम्र से भी मतलब आईपैड यूज करने लगते हैं और कितना एक्सपोजर है, और वो इस एज में खुद को प्रोटेक्ट नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि उनको इतना समझ में नहीं आती है चीजें। तो इसलिए वो दैट वाज द बैकग्राउंड जिससे हमने सोच के ये टाइटल सोचा। क्या रिस्क फैक्टर है? क्योंकि मेरा खुद का नेफ्यू है 4 years का, बट फ्रॉम 2 years ही ऑपरेटिंग फोन्स, नाउ ही ऑर्डर्स थिंग्स, नाउ डाउनलोड द एप्लीकेशन, ही डिड ऑल द थिंग। तो क्या एक ऐसा रिस्क रहता है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा आज के टाइम पर? आई थिंक सबसे बड़ा रिस्क है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आपके साथ क्या हो रहा है, आप समझ ही नहीं पाएंगे आपके साथ क्या हो गया। और इस बुक का एक्चुअली एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं टारगेट होने की। तो जब आप समझ पाएंगे तभी आप उसके बारे में कुछ कर पाएंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव है इसका बेसिकली। तो जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, इट्स क्वाइट एंगेजिंग, क्योंकि जितने भी हम एप्लीकेशन देखते रहते हैं तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं। जो एल्गोरिथम है वो हमारी मेंटल हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा रही है, किस तरीके से? हाँ, उससे जो एक डूम स्क्रोलिंग का जो एक बहुत एडिक्शन टाइप का हो गया है, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा डेंजरस है। बिकॉज जैसा आपने कहा कि वो एल्गोरिथम डिजाइन इस तरह से होता है कि वो आपके इंटरेस्ट को ट्रैक करके वही आपको दिखाएगा। तो जिस टाइप के आपका पर्सपेक्टिव है चीजों के बारे में और उस टाइप की चीजों को, तो वो एक्चुअली सबसे डेंजरस है। एंड इसमें हम क्या नहीं रियलाइज करते हैं कि जो बहुत सारी जो ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये एक बहुत ही
डेलिबरेट मूव रहा है उनके पार्ट पे, कि डेलिबरेटली ये करें जिससे वो अपने एडवर्टीजमेंट्स को प्रमोट करें या आपका एंगेजमेंट बढ़ाएं और ये सब करें, तो वो एक्चुअली बहुत ही डेंजरस है और उसको आइडेंटिफाई करना, समझना और अपने आप को उससे बचाना बहुत जरूरी है। ओके ऐश्वर्या, आप लॉ बैकग्राउंड से हैं, तो मैं जानना चाहूंगी करेंटली बच्चों के जो ऐसे साइबर फ्रॉड के केसेस आ जाते हैं या साइबर बुलिंग के केसेस जो आ रहे हैं, उनको लेकर कौन से कानून अभी हैं, और अगर उनमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन होना है, व्हाट वाज योर सजेशन? तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस हैं इन प्लेस। तो आईटी एक्ट से लेकर एसपीडीआई रूल्स हैं जो आईटी एक्ट के अंडर में हैं, या फिर जो नए डीपीडीपी एक्ट आया है और उसके रूल्स आए हैं। उसके अलावा जो पुराना आईपीसी हुआ करता था जो अब बीएनएसएस है, इन सब में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। बट इन प्रोविजंस के अराउंड अवेयरनेस भी जरूरी है, और चैलेंज ये है कि मतलब लॉ ट्रैक करता है चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, या जो ऑलरेडी थ्रेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा और क्या थ्रेट्स आएंगे, उससे अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है आज की डेट में कोई लॉ ना हो इन प्लेस। तो उसमें आपको आपकी पर्सनल अवेयरनेस जरूरी है, कि आप चीजों को समझें और अपने आप को बचा पाए इवन इफ देयर इज नो लॉ इन प्लेस। ओके। और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स होते हैं, कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसको कैसे रिपोर्ट किया जा सकता है, फिर रिपोर्ट करके क्या होगा, तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। और ये सब हमने इस बुक में काफी टैकल किया है कि क्या क्या एवेन्यूज होते हैं जहाँ पे रिपोर्ट किया जा सकता है और क्या एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो लॉ से रिलेटेड चीजें हमें इस बुक में आपको जरूर हेल्प करेगी अगर आप ये बुक पढ़ेंगे, कि अगर आपका बच्चा कभी किसी ऐसी चीज का शिकार हो जाता है तो आपके लिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो छोटा है और जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की है। ऐश्वर्या, व्हाट आई नोटिस कि पिछले 10 से 15 साल में अगर देखें तो हमारी जो जनरेशन थी वो फोन के साथ इतनी ग्रोन अप नहीं हुई है, बट नाउ अभी के बच्चों के हाथ में वो सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए कि बच्चे जो है एआई वाली चीजों से उसका रिस्क जो है वो कम हो सके? मतलब आई एम नॉट श्योर ये व्यू सही है कि नहीं, बट आई रियली थिंक कि एक सर्टेन एज के बाद ही बच्चों को इन डिवाइसेस से इंटरफेस अलाउ करना चाहिए, क्योंकि वो उससे पहले वो मतलब इट्स वेरी डेंजरस और उसके जो इफेक्ट हो सकते हैं वो ना पेरेंट्स को समझ में आएंगे और ना बच्चों को समझ में आएंगे, और उसके बहुत डायर इफेक्ट हो सकते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से शेप हो रही है, उनका चाइल्डहुड किस तरह से शेप हो रहा है, उस पर भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक सर्टेन एज के बाद ही अलाउ करना चाहिए एक्सेस डिवाइसेस के लिए। और जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं, तो मोबाइल फोन्स में भी होता है, तो आप स्पेसिफिकली अकाउंट में कौन से ऐप में कितना टाइम स्पेंड होना चाहिए, और ये सब भी मतलब फॉर यंगर चिल्ड्रन, बिकॉज इट कैन एक्चुअली बी क्वाइट डेंजरस इफ दे स्पेंड टू मच टाइम। ओके, आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, तो टेक्नोलॉजी और लॉ के बारे में क्या क्या आपने ऐसे चैलेंजेस फेस करे हैं राइटिंग द बुक, और इन योर एक्सपीरियंस अगर आप कुछ शेयर करना चाहें प्लीज? Specifically I can't think of anything. But जो मैंने mention किया ये कि technology is moving very fast and law is actually lagging behind. So but at the same time इसमें developments भी बहुत हो रहे हैं, जैसे अभी आजकल आपने देखा होगा पर्सनालिटी राइट्स के अराउंड बहुत सारा jurisprudence चल रहा है, सेलिब्रिटीज का जो डीप फेक्स बनते हैं और ये सब होता है, तो I would say it's not that it's lagging behind, maybe it's also catching up. That एटलीस्ट अवेयरनेस इवन इफ लॉ नहीं है इन प्लेस, या जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें उन प्रोविजंस में कैसे इन चीज को फिट करके इन पे एक जूरिस्प्रूडेंस लाया जा सकता है जो इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। डू यू फील इंडिया नीड्स मोर डिजिटल लिटरेसी? डेफिनेटली डेफिनेटली, कि स्कूल एजुकेशन के सिलेबस में उसको अब इंक्लूड कर देना चाहिए एज अ कंपलसरी, जैसे बाकी सारी चीजें कुछ जरूरी कर रखी है। नहीं, डेफिनेटली आई फील कि हमारे टाइम पे जैसे अगर एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आया था, तो तब लेट्स से वो भी उतना ज्यादा नहीं प्रेवलेंट रहा होगा, बट वो लाया गया था बिकॉज इट वाज इम्पोर्टेंट कि पीपल चिल्ड्रन लर्न दैट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और वो क्योंकि सब बिना कंप्यूटर्स के आप काम नहीं कर सकते थे। तो सिमिलरली और जो भी टेक्नोलॉजी सबसे डेवलप हुई हैं उनके क्या यूसेजेस हैं, उनके क्या रिस्क हो सकते हैं, सब पे बहुत जरूरी है कि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लिए जाएं और बच्चों को सिखाया जाए सब कुछ। तो आपकी इस बुक से रिलेटेड एक मैसेज हमारे जो पब्लिक माइंड के व्यूअर्स हैं या आपके रीडर्स हैं उनको क्या देना चाहेंगे कि इस बुक से क्या मैसेज मिलने वाला है हमें? इस बुक से उनको यही मैसेज आएगा कि इस चीज से डरे नहीं, मतलब
सोल्यूशन ये नहीं है कि आप कंप्लीटली कट आउट कर दें इसको अपनी लाइफ से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो इसमें व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट आप रिस्क को समझें एंड देन उसके बाद उसको आइडेंटिफाई कर पाएं एंड देन उसको टैकल कर पाएं। तो ये आपको एटलीस्ट अवेयरनेस देगा कि अगर कभी कुछ होता है तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो अब हमारे साथ इस बुक के को ऑथर जुड़ गए हैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के बारे में बता ही चुकी हूँ, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के डीजीपी के पद पे रहे हैं और 35 साल से ज्यादा पुलिस सेवा में इनका अनुभव रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाणी में। आपने कई किताबें लिखी है, लेकिन बेटी के साथ पहली किताब है। हाँ। तो सबसे पहला उसका अनुभव साझा कीजिए। कुछ नहीं, डाइनिंग टेबल के डिस्कशंस होते थे, कुछ कुछ बात करते रहते थे, कहीं कोई ऑफेंस हुआ है। डिजिटल वर्ल्ड में एक जनरेशन गैप है, मैं जिस जनरेशन का हूँ वो इंटरनेट से शुरू हुआ था, ये एल्गोरिथम के हैं, तो दोनों को ब्रिज करना था, इंटरफेस डेवलप करना था। जो हमारी छोटी वाली बिटिया है वो बोलती थी तुम लोग डिस्कस बहुत करते हो, लिखते क्यों नहीं हो। तो शी टुक इट एज अ चैलेंज कि हम लिखेंगे। इसने फॉर्मेट बनाया, फिर आपस में काम बांटा, मुझे कम काम दिया, कुछ ज्यादा काम लिया, बाद में फाइनल एडिटिंग मिलके की। आपकी पुलिसिंग सर्विस के दौरान आपको क्यों लगा कि ये टॉपिक जरूरी है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था और जब ये किताब आप लोग लिख रहे थे तो उस एक्सपीरियंस का कितना फायदा मिला? बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम सेल हमने ही स्टेब्लिश की थी। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मध्य प्रदेश मतलब हिंदुस्तान में आया तो एकदम से सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या एक डिब्बा आ गया है कंप्यूटर जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, और लोगों को लगा शायद कि उनके जॉब चले जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। फिर उसके बाद तो खैर एआई तक पहुंच गए तो फिर से लोगों को लगने लगा। लेकिन जब कंप्यूटर आया था, आईटी एक्ट आया था, तो भी लोगों के जॉब नहीं गए थे। जॉब की क्वालिटी बढ़ती है, एआई आया है तो भी जॉब नहीं जाएगा। आफ्टर ऑल सबके पीछे तो ह्यूमन माइंड ही है। एआई की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ह्यूमन बीइंग की अकाउंटेबिलिटी होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस है एआई एंड ह्यूमन ब्रेन का। खैर जहाँ तक इस किताब की बात है, हम लोग देखते हैं बच्चों खास तौर से कि एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सोशल एंगेजमेंट। और बीच में हम लोग डिजिटल डिटॉक्स की भी बात करने लगे थे कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेंटल फैकल्टीज पे नेगेटिव असर पड़ता है। तो खास तौर से चाइल्डहुड का जब बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है और उस समय उसके ब्रेन को कंट्रोल कर लो तो वो उसका इंडिविजुअल ग्रोथ कम हो जाती है। जैसे पहले आपको याद हो, हम लोग को सभी मोबाइल सभी नंबर से याद रहते थे, टेलीफोन नंबर्स। आज मोबाइल पे अपना ही नंबर याद हो जाए तो बहुत चीज है, घर परिवार के नहीं होते हैं। तो एक डिपेंडेंसी बढ़ती है। जहां तक ये किताब है, इसमें एक प्रोग्रेशन में किताब है कि एक प्लेग्राउंड है, डिजिटल प्लेग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। उस पे कैसे कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, किस तरीके से उसका दुरुपयोग शुरू हुआ और फिर उसके बाद कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सोसाइटी का क्या रोल है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, वो सब जुडिशरी का क्या रोल है एंड पॉलिसी मेकर्स का क्या रोल है। ये सब चीजें इस किताब में ली, अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव कि अमेरिका में साइबर क्राइम होता है, बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, पॉक्सो का केस होता है, या डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन होता है तो किस किस पोर्टल पे किस नंबर पे फोन करना चाहिए, यूरोप में कहाँ करना चाहिए, इंडिया में कहाँ करना चाहिए। तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये किताब लिखी है। दिस इज बेसिकली आज की तारीख में देयर इज अ गाइडिंग फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके बाहर का हो। इसमें पैटर्न्स हैं कि किस तरीके से प्रेडेटर विक्टिम बनाता है और अपने को जब नोटिस होता है तो क्या क्या करना है। फर्स्ट 2 आवर्स में क्या करना है, 4 आवर्स में क्या करना है, 24 आवर्स में क्या करना है, 5 डेज में क्या करना है, 10 डेज में, महीने भर बाद क्या करना है, वो पूरी चीजें। जैसे ही कोई अनयूजुअल पैटर्न नोटिस होता है तो वन हैज टू पॉज एंड देन प्रिजर्व द डिजिटल एविडेंस, क्योंकि बड़ा फ्रेजाइल होता है डिजिटल एविडेंस। तो उसके जो जो ट्रेसेस हो वो ट्रेसेस को रोक लेना है, पकड़ना है, और उसका यू हैव टू स्पीक आउट, यू हैव टू शेयर। और सबसे बड़ी चीज होती है, लोग क्यों नहीं शेयर करते, उनको लगता है कि उनकी एक डिजिटल इमेज खराब हो गई है। तो दिस टॉक्स अबाउट रिपेयरिंग योर डिजिटल इमेज।
कि अगर मान ले किसी के खिलाफ कुछ उन्होंने कह दिया कि ये वायरल कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो उसको रिपेयर कैसे करोगे, वो टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें। आपके जो सेवा का जो कार्यकाल था पूरा, उस दौरान से लेकर अब तक के समय में आपने कितना अनुभव करा कि बच्चों के प्रति जो अपराध है या फिर साइबर अपराध है, उनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? पहले साइबर था ही नहीं। जब हम सीआईडी में थे, साइबर सेल बनाई थी, साल भर में 4-5 केस हुए थे, और अब तो इतने ज्यादा हो गए, रिपोर्टिंग कम है और इन्वेस्टिगेशन बहुत डिफिकल्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा है कि कोई अमेरिका में बैठ के हिंदुस्तान में केस ऑफेंस कर रहा है, हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम तो एक फिजिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, हमारी ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्रीज हैं, उसके लिए तो बटन दबाना है। होल वर्ल्ड इज अ विलेज, तो वो तो वहीं से बैठ के, उसके लिए तो कोई बाउंड्रीज है नहीं है। तो ग्लोबल सिटीजनशिप हो गई है अब तो इंटरनेट पे, तो आप ग्लोबली कहीं से कोई भी ऑफेंस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बटन दबाते अमेरिका पहुंच जाओगे, बटन दबा के चाइना पहुंच जाओगे। आपको जाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ परमिशंस, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, इंटरपोल, एक्सटर्नल अफेयर्स, यूरोपोल, तो बहुत सारी चीजें, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, और अगर प्रिवेंशन हो जाए, इफ यू आर अलर्ट एंड यू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, तो आप विक्टिम होने से बच जाओगे। पर आज के समय में देखे हैं कि जितने भी लोग एक्टिव हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो साइबर बुलिंग का या फिर ट्रोलिंग का शिकार ना हो। कहीं ना कहीं से हम हो जाते हैं, स्टॉक हो जाते हैं। तो जब भी साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वो इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? मैंने आपको बताया, तो एनोनिमिटी होती है। पहले जो ऑफेंस होते थे वो फिजिकल एविडेंस होता था, फिजिकल कांटेक्ट होता था, ए बी को मारेगा तो स्पॉट पे आएगा, दोनों साथ आएंगे। इसमें इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ चल रहा है, और आइडेंटिटी फेक होती है, मालूम नहीं, डीप फेक है, बहुत सारी चीजें हैं, डार्क वेब है, बहुत सारे ड्रग के जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो भी ऐसे ही डार्क वेब के माध्यम से होते हैं, अपन ने देखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और पूरी लाइफ ही डिजिटल होती जा रही है और वर्चुअल होती जा रही है, और हर प्लेटफॉर्म पे आपके बहुत सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, कहीं मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, फोटो मिल जाएंगे, जिनको दे कैन मैनिपुलेट थ्रू एआई, वॉइस भी मैनिपुलेट हो जाती है, सब कुछ तो मैनिपुलेट हो रहा है। तो इसलिए इसका एक ही है, वन हैज टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि क्या होता है। दूसरा, कॉमन सेंस चाहिए। अगर आपको कॉमन सेंस है, कोई आपको, मुझे ही कोई हेलो भेज रहा है, तो आई मस्ट सी क्यों भेज रहा है, सवाल पूछना जरूरी है खुद से। हाँ, वो है। और दूसरी चीज है, ग्रीड नहीं होना चाहिए। कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता है कि आपकी लॉटरी निकली, आप ये ले जाइए। और डरना भी नहीं चाहिए, जैसे डिजिटल अरेस्ट की बात होती है, और या कोई दूसरा, बच्चों को बोलते हैं तुम्हारी ऐसी फोटो है, दिस बेसिकली बुक में तो इट इज टू प्रोटेक्ट द इनोसेंस इन द एज ऑफ एल्गोरिदम। तो क्योंकि आजकल सब कुछ हो जाता है, बच्चों में घबराहट नहीं होना चाहिए, और पेरेंट्स में भी नहीं होना चाहिए। सबकी ड्यूटीज क्या है, बच्चों में ऑफेंस हो जाता है, वो सोचते हैं उनसे कोई गलती हो गई है। ये किताब कहती है कि नहीं, गलती नहीं हुई है आपसे, आप विक्टिम हो, आप स्पीक आउट करो, डिजिटल इमेज रिपेयर हो जाएगी आपकी। आपको ऐसा नहीं है कोई कि इसका फॉल आउट इतना ज्यादा होगा कि आपको हमेशा शेम में रहना पड़ेगा, नहीं, इट कैन बी प्रोटेक्टेड, इट कैन बी रिकवर्ड, इट कैन बी रिपेयर्ड। बट समटाइम इट्स डिस्टर्बिंग। जैसे मैं ही हूँ, मैंने कोई फोटो डाली, अब कोई फलाना किस कोने में बैठ के, कोई मेरा पहचान वाला है या अनजान, उसने कुछ कर दिया कमेंट, अब मेरा पूरा दिन तो बर्बाद हुआ। तो इसीलिए उसको रिपेयर कैसे करें, उसको पूरे डिजिटल मीडिया से खत्म कैसे करें, उसके बारे में भी डॉक्टर। ओके, तो मतलब सोल्यूशन इस किताब में है। सर, आपने अपने सामने जनरेशन चेंज होते हुए देखी है, पेरेंटिंग का तरीका चेंज होते हुए देखा है, बच्चों के अपब्रिंगिंग का तरीका चेंज होते देखा। क्या लगता है पेरेंट्स कहाँ चूक रहे हैं बच्चों की सेफ्टी को लेकर, स्पेशली जब वो फोन देते हैं बच्चों के हाथों में? समय एक तो क्या है, पहली चीज लोगों को लगता है कंट्रोल, कंट्रोल नहीं, इट्स टू मेक देम मोर फ्री, इट्स प्रोटेक्शन, टू वर्क इन विथ फ्रीडम। तो वो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, और कभी उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी, यू हैव टू टॉक टू देम, बात करना है, बात करने से हर समस्या दूर हो जाती है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से पॉलिसी सक्सेसफुल होती है, कम्युनिकेशन से वॉर के निगोशिएशन होते हैं,
बच्चों से कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए। ही शुड फील फ्री टू टॉक टू यू अबाउट हिज प्रॉब्लम। क्या होता है, वेन एवर देयर इज अ प्रॉब्लम वी स्टार्ट blame fixing instead of solving the problem. So if there is a crisis, fix the crisis. The responsibility can be fixed later on. लेकिन क्या होता है, वो बच्चा इस डर से कि उसी की जिम्मेदारी, तुमने क्यों ऐसा किया, कैसे ऐसा हुआ, ये सब चीजें जो होती है ना, तो उसको लगता है कमियां हमारी ही निकाली जाएंगी, तो फिर वो बताता नहीं। तो मतलब पहले क्राइसिस अपने में हमेशा बच्चों को भी कंफर्टेबल स्पेस देनी पड़ेगी Yes, कि वो शेयर करें चीजें। किसी को। ठीक है। सर, जाते जाते इस किताब के माध्यम से आप अपने जो पाठक हैं और जो हमारे पब्लिक वाणी के दर्शक हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे? ये किताब हर घर के लिए, हर परिवार के लिए, हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए, लॉ एनफोर्समेंट के लिए, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है कि डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, क्या एविडेंस प्रिजर्व करना है, कैसे प्रोसिक्यूट करना है, कौन कौन से एक्ट्स हैं, किस एक्ट के किस सेक्शन के तहत क्या क्या कार्रवाई करना है, ऑल डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये किताब हर किसी के लिए है, क्योंकि आज हम सब फोन से घिरे हुए हैं, सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, बच्चे से लेकर बड़ा तक, जो इन टेक्नोलॉजी से अछूता रह गया हो। और जब आपने किसी चीज की लत लगाई है तो समस्याएं भी आएंगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उसके समाधान के लिए सोचना है। और समाधान इस किताब में है। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कई तरह के पर्सपेक्टिव मिलेंगे उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। फिर पब्लिक वाणी में आपसे किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।